इस बिजनेस की यही पावर है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या लैंग्वेज आती है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके अंदर कामयाब होने की कितनी आग है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी थी आज पूरे इंडिया के साथ बातचीत को शेयर करने की। सभी साथियों का मैं वेलकम करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा डेली 8 PM का जो सेशन चलता है, 8 PM JRCM, इस वेबिनार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हर रोज शाम को 8 बजे यूनिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, सिस्टम पर, ये हमारा एक प्रोग्राम आता है जिसमें डेली आपको किसी सीनियर लीडर को सुनने का मौका मिलता है, उनके एक्सपीरियंस जानने का मौका मिलता है, उनके बिजनेस में क्या क्या चैलेंज आए वो सुनने का मौका मिलता है, उन्होंने उनको कैसे हैंडल किया ये जानकारी आपको मिलती है। और बहुत सारे नए लोग इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा करके बड़े डिसीजन लेकर के इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। तो डेली आप 8 PM JRCM पे पूरा फोकस कीजिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। माई सेल्फ एस अत्री, मैं जींद से बिलोंग करता हूं। पिछले 22 साल से मैं दुनिया की एक वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़े मिशन आरएसएम के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस बिजनेस में आने से पहले मैं नौकरी करता था हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मैथ लेक्चरर की मेरी जॉब थी। दैट वाज क्लास 2 एंड गजटेड पोस्ट इन हरियाणा गवर्नमेंट। उसके साथ साथ मैं एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था, जहां पर मैं 6 बैच कोचिंग के लेता था। 6 घंटे की मेरी ड्यूटी होती थी, 6 घंटे मेरे कोचिंग सेंटर में जाते थे। रोज 12-13 घंटे की बहुत बिजी लाइफ मेरी रहती थी। पैसा था, नाम था, सम्मान था, बट कहते हैं कि लाइफ में कुछ डिसीजन आपकी वजह से नहीं होते, वो ऊपर वाले की मर्जी से होते हैं। अचानक आरसीएम बिजनेस जींद में आया और आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर, ही इज माय स्पॉन्सर, इज माय अपलाइन, उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया और मुझे विजन दिया कि आज ये 14-14 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे काम करते हो, आखिर अल्टीमेट गोल तो पैसा है, लेकिन जिस दिन ये काम करना बंद हो गया, क्या उसके बाद पैसा आएगा? माई आंसर वाज नो। उनका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप 2 से 5 साल तक इस सिस्टम को सही ढंग से सीख के अपने बिजनेस को बिल्ड कर लेते हैं, तो एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आने वाली कई पीढ़ियों को फाइनेंशियली फ्री कर सकती है, टाइम फ्रीडम मिल सकता है, सिक्योरिटी मिल सकती है। उन सारी चीजों को लेकर के मैं बहुत एक्साइटेड हुआ और मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। आज मैं आपके साथ जिस विषय पर बातचीत करने जा रहा हूं वो है जर्नी ऑफ ए डायरेक्ट सेलर। जैसे ही एक व्यक्ति इस सिस्टम में आता है, इस इंडस्ट्री को चूज करता है, उसके बाद उसको अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सी स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ता है, यदि उसको पहले से इस चीज का पता हो तो शायद वो बीच के चैलेंज को भी हैंडल कर सकता है और अपने आप को बहुत फास्ट गति से ग्रो करते हुए इस इंडस्ट्री का, इस सिस्टम का कोर लीडर बन सकता है। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं एक शानदार टॉपिक पर, जर्नी ऑफ ए डायरेक्ट सेलर। आज हम जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। ये पूरे गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप, बड़े बड़े ट्रेनरों से सुन सकते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट की ओपिनियन को पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े डाटाज को चेक कर सकते हैं। इस समय एक बात आपको हर जगह सुनने को मिलेगी कि डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर की सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इस सदी का सबसे बड़ा बिजनेस यदि कोई है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। इस भविष्य के सबसे बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आरसीएम बिजनेस एक बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रहा है। हम एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के अभियान में काम कर रहे हैं। हमारा मिशन है नए भारत का निर्माण, टू बिल्ड ए न्यू इंडिया। इस मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन उनमें से 3 मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे पहला है लोगों की हेल्थ को कैसे ठीक रखा जाए। यह हमारा सबसे पहला मोटिव है और इसलिए हमारे जो भी प्रोडक्ट आते हैं उनमें सबसे पहली कंडीशन होती है यह हेल्थ के बेनिफिट के लिए कितना उपयोगी। हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने सपनों को खुद पूरा करे। उसके दिमाग में कहीं कोई कास है, मैं अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हुआ, मेरे पास पैसा नहीं था, बिजनेस नहीं कर पाया, मेरे सो ये स्पोर्ट मिलते मैं ये कर लेता। जिंदगी में बहुत सारे कास लेकर एक व्यक्ति दुनिया से चला जाता है, बट यहां पर वो अपने पैरों पर खड़ा होकर ना केवल अपने सपने पूरे कर सकता है, बल्कि लाखों लोगों के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन सकता है। एंड द थर्ड वन इज वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। हमारे देश का 50% पार्ट अभी भी घर पे बैठा है। उनको लग रहा है कि हम तो सिर्फ घर संभालने के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपने सुटेबल टाइम के अकॉर्डिंग अपने घर पे बैठ के ही इस मिशन को बड़ा कर सकते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है कि यदि मुझे इस मिशन में टॉप पर जाना है, आई हैव टू बी ए कोर लीडर, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस पर मैं बातचीत करूंगा। और आज हमारे बीच में महावीर सारण सर हैं,
जो आपको बताएंगे इस समय की स्थितियों में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो मैं अपने 22 साल के तजुर्बे के आधार पर इस बात को आपके बीच में शेयर कर रहा हूं कि इस बिजनेस में, इस मिशन में यदि किसी व्यक्ति को टॉप पे जाना है तो उसको 3 फेज से गुजरना पड़ता है। इस बिजनेस में टॉप पर जाने के लिए 3 फेज हैं। द फर्स्ट वन इज स्टार्टअप फेज। जैसे एक व्यक्ति प्लान देखता है, प्रोडक्ट को देखता है, किसी की लाइफस्टाइल को देखता है, किसी मीटिंग को अटेंड करता है, किसी जूम सेशन में आता है, किसी व्यक्ति के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग के विजन को जानकारी लेता है, या किसी नियर एंड डियर के द्वारा उसको बताया जाता है, तो वो डिसीजन लेता है कि मैं इस बिजनेस को करूंगा। और जैसे वो शुरू करता है उस फेज को बोलते हैं स्टार्टअप फेज, जहां पर उसको नॉलेज हो सकता है बहुत कम हो, जानकारियां बहुत कम हो, बिजनेस के बढ़ाने में बहुत सारी दिखते हैं, बट इट इज द फर्स्ट फेज। यहीं से हर व्यक्ति को निकलना पड़ता है। कोई भी गाड़ी जब कोई पहली बार चलाता है उसको पहले गेयर में ही चलानी पड़ती है। वो जो पहला गेयर है ना, दैट इज द स्टार्टअप फेज ऑफ दिस इंडस्ट्री। देन कम्स द सेकंड फेज। जब उसका नेटवर्क थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा लेवल आ जाता है, थोड़ी टीम बन जाती है, उसको पता चल जाता है सारी चीजों का, बिजनेस के एटिकेट्स का मालूम हो जाता है, अपलाइन डाउनलाइन का पता चल जाता है, वो एक अच्छी इनकम के लिए कुछ ड्रीम क्रिएट करता है, टीम का निर्माण करता है, दैट इज कॉल्ड द सेकंड फेज, स्पीड ऑफ फेज। अब गाड़ी जो है वो पहले गियर से निकल चुकी है, झटके कम हो गए हैं, अब वो दूसरे, तीसरे, चौथे गियर में। बट द फाइनल स्टेज इज कॉल्ड द मल्टीप्लाई फेज। यदि आपको इस बिजनेस के सारे रिजल्ट चाहिए, ये बिजनेस जिंदगी में क्या क्या दे सकता है, यदि वो आप देखना चाहते हैं, तो यू हैव टू कम इन द मल्टीप्लाई फेज। इस फेज में आए बगैर आप इस बिजनेस में वो सारे सपनों को पूरा नहीं कर सकते जो इस बिजनेस के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने किए हैं। तो इन 3 फेज के माध्यम से आपको निकलना पड़ता है। शुरुआत यहीं से है। सबसे पहला काम है आपको कि कैसे मैं किस प्रकार से काम करूं कि मैं स्टार्टअप फेज से स्पीड अप फेज में जाऊं, क्योंकि सबसे ज्यादा झटके इस स्टार्टअप फेज में ही लगते हैं सर। आंकड़े बताते हैं इस इंडस्ट्री के कि 70% लोग इस इंडस्ट्री में अपने शुरू होने के 2 या 3 महीने में क्विट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर पहला गेयर है, गाड़ी चलती नहीं है, रिजेक्शन मिलता है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, इनकम का भी कोई विश्वास नहीं है, लोग भी मना कर दे रहे हैं, तो बहुत सारी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको यह सीखना है और सिखाना है कैसे मैं अपनी गाड़ी को स्टार्टअप फेज से स्पीड अप फेज में लेके आऊं, क्योंकि यहां पर जाने के बाद झटके कब हो जाते हैं सर, दूसरा तीसरा गियर लग जाता है, स्पीड बढ़ जाती है, लोगों का मोटिवेशन मिलता है, कहीं ना कहीं स्टेज पे जाने का मौका मिलता है, अपलाइन आपको फोकस करता है, आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है। तो सबसे पहला आपका काम है कि आप अपनी बिजनेस को स्टार्टअप फेज से स्पीड अप फेज में लेके आए। बट यहां पर जाने के बाद कुछ लोगों से गलती हो जाती है, क्योंकि इस लेवल पर थोड़ा रिकॉग्निशन मिलता है, सम्मान मिलता है, स्टेज मिलता है, लोग थोड़ा सा गुरुजी बोलने लग जाते हैं, पांव के हाथ लगाते हैं, तो कई बार व्यक्ति हवा में उड़ने लग जाता है सर। वो मान लेता तो बहुत कुछ हो गया, जबकि ये सिर्फ आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए दौर था। आपको कुछ भी हो जाए इस फेज को मल्टीप्लाई फेज में लेके आना है। और मैं आपको आगाह कर रहा हूं, यदि आपने स्पीड अप फेज से मल्टीप्लाई फेज में एंट्री नहीं किया तो मैंने अनेकों लोगों को देखा है जो दोबारा पहले गियर में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, आपका बिजनेस ग्रोइंग स्टेज में होता है। तो मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं कैसे इन तीनों फेजों से निकला जाए। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द स्टार्टअप फेज। मैंने प्रोडक्ट को देखा, प्लान को देखा, इस बिजनेस के विजन को देखा, मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद अब मुझे क्या क्या करना चाहिए ताकि मैं अपने इस बिजनेस को सही ढंग से स्टार्टअप कर सकूं। ये कुछ पॉइंट्स, क्योंकि मैं शॉर्ट में आज ले रहा हूं, पूरी जानकारी फिर कभी बातचीत करेंगे। जैसे आपने स्टार्ट किया, द फर्स्ट वन इज, सबसे पहले ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है सर। ये मेंबर बनाने की इंडस्ट्री नहीं है। यहां आपके पास वो पैसा आता है जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जा रहा है, जो पैसा बाजार में जा रहा है, जो खरीदारी हम बाजार से कर रहे थे, जिसको हमने बाजार को इतना बड़ा बना दिया, वो हमारे प्रोडक्ट यूज करने की वजह से हुआ है। लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो प्रोडक्ट की इंपोर्टेंस को समझते नहीं है। तो सबसे पहले आपका पहला पार्ट है प्रोडक्ट्स की इंपोर्टेंस को जानना। बी 100% प्रोडक्ट यूजर। आपके ज्वाइन होने के बाद आपके घर में मार्केट का कोई प्रोडक्ट होना नहीं चाहिए, तभी आपको पता चलेगा ये प्रोडक्ट क्या बेनिफिट दे रहा है, क्या इसके हेल्थ पे क्या क्या इसके फायदे हो रहे हैं, इससे बिजनेस कैसे बन रहा है, डुप्लीकेशन, वो सारी तब बनेगी जब आप प्रोडक्ट का यूजर बनेंगे। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट्स की इंपोर्टेंस को जानना। दूसरा, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में आए हैं, जब तक आपको उस इंडस्ट्री की सारी जानकारी नहीं होगी, इसका विजन क्या है, ये कहां से शुरू हुआ, इस इंडस्ट्री में कितने कंट्रीज में इंडस्ट्री चल रही है, क्या क्या इसके रिजल्ट्स हैं, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग हो जाना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, रियल एथिकल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग काम कर रही है उसमें हमारी आरसीएम का क्या रोल है, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी लेनी है। उसके बाद है आपने अपना नेटवर्क बनाना है, और नेटवर्क बनाने से पहले 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर बहुत सारे लोग करते नहीं और इसी वजह से वो फेल हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इज
लिस्ट मेकिंग, लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। सबसे पहले आप एक प्रोफेशनल तरीके से लिस्ट बनाइए। सर कॉपी में 4 नाम लिखने को लिस्ट मान लेते हैं लोग। नो, लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ अदर्स एंड लिस्ट ऑफ अननोन। वो अलग पार्ट आएगा प्रोस्पेक्टिंग का है, आज वो मैं बात नहीं करूं आपसे। लेकिन सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। जितनी बड़ी लिस्ट उतने बड़े बिजनेस बनने की संभावना, उतने ज्यादा लंबे समय तक पॉजिटिव रहने की संभावना, उतनी ज्यादा डेप्थ ड्राइव आपकी हो सकती है, उतनी ज्यादा विड्थ पे काम कर सकते हैं। बट भाई साहब के पास लिस्ट ही नहीं है, फिर बोलता है सर मैं किसको ज्वाइन कराऊं। तो इसलिए आप सीखिए लिस्ट बनानी कैसे है। उसके बाद है लिस्ट तो बना ली, अब उन लोगों से मिलना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, मिलने का टाइम हमारे 6 बेसिक में सारी चीजें बता रखी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक नए व्यक्ति का इस बिजनेस में जुड़ने के बाद कि वो लिस्ट कैसे बनाए और लोगों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट कैसे। और जैसे आपने अपॉइंटमेंट ली, उनको आपने इनवाइट करना है अपलाइन के माध्यम से, होम मीटिंग के माध्यम से, जूम सेशन में। और उनमें से जब आप कुछ लोगों से बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तो SW प्रिंसिपल काम करता है, सम विल डू सम विल नॉट डू। कुछ आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, कुछ आपको मना करेंगे। और जैसे आपके साथ ज्वाइन होंगे, इसको बोलते हैं नेटवर्क बनाना। आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग आपके नेटवर्क में आ जाएंगे। अब जैसे ही नेटवर्क बनना शुरू है, अब आपको मार्केटिंग प्लान को खुद सीखना है। हो सकता है अब तक आपके अपलाइन ने आपके साथ जाके काम किया हो, अब मीटिंग के माध्यम से हो, आपको प्लान को सीखना है। ये मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और इस बिजनेस में कौन कौन से लेवल्स हैं। बिगिनर क्या है, स्टार्टर क्या है, ओपनर क्या है, सेकंड लेग में कितना चाहिए, मेन लेग में कितना चाहिए, खुद परचेजिंग कितनी होनी चाहिए, डायमंड क्लब, इन सारी चीजों को आपको सीखना है। और जैसे आप सीखोगे, लेवल को जानोगे, तो आपका अपलाइन आपके साथ काम करेगा, आपको किसी लेवल के लिए प्रिपेयर करेगा। और उसके बाद जैसे ही आप इस बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपलाइन पर, सिस्टम पर विश्वास कीजिए। अपने दिमाग को कुछ समय तक इस्तेमाल मत कीजिए सर, क्योंकि जो व्यक्ति आपके साथ काम कर रहा है, जो आपका मेंटोर है, उसका अनुभव है इस बिजनेस का, वो बहुत सारी गलतियां करके यहां तक पहुंचा है। और यदि आप भी उसकी बात को नहीं मानोगे, तो उतनी या उससे ज्यादा गलतियां आपको करनी पड़ेगी। बट यदि आप उनको फॉलो करते हैं, तो जो गलतियां अपलाइन के द्वारा हुई हैं, वो आपके नेटवर्क में नहीं होंगी। इसका मतलब ये होगा कि जो लेवल अपलाइन का 6 महीने के बाद हुआ था ना, वो लेवल आपका 2 महीने में अचीव हो सकता है। और सिस्टम पे विश्वास कीजिए, जो भी मीटिंग सेमिनार है, तो ये आपका स्टार्टअप फेज है। जैसे मैंने इन चीजों को जाना, इन पे काम किया, मेरे बिजनेस का स्टार्टअप हुआ, मेरा कुछ नेटवर्क बना, मेरी कुछ टीम बनी, मेरे नेटवर्क में लोग आए, मेरा कुछ वॉल्यूम हुआ, मुझे थोड़ा किसी ने किसी प्रोग्राम में स्टेज पर जाने का मौका मिला, मेरी इनकम जनरेट होनी शुरू हुई, और 2-3-4 महीने मैंने काम किया। उसके बाद आता है स्पीड अप फेज। मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं क्योंकि आज महावीर सभी हमारे बीच में है। उसके बाद आपका एक नेटवर्क बड़ा हो जाता है, आप रॉयल्टी पे पहुंच जाते हैं। अब आपने बिजनेस को स्पीड देनी है, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है इसमें। अब काम आपका नेटवर्क को बढ़ाना, प्लान ओवर क्रिएट करना, मीटिंगों को अरेंज करना, टीम के जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना, अपलाइन से उनको मिलवाना। तो आपका अगला जो पार्ट है वो नेटवर्क को बढ़ाना होना चाहिए। आपका नेटवर्क बढ़े, आपके शहर से दूसरे शहर में जाए, आपके गांव से दूसरे गांव में जाए, आपकी गली से दूसरे गली में जाए। मीटिंग शेड्यूल के बारे में आपको जानकारी लेना, अपलाइन की कहां मीटिंग हो रही है, यूएस की कहां मीटिंग है। तो दूसरा जो पार्ट है स्पीड अप फेज, इस फेज में आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी है। और स्पीड बढ़ाने के लिए पहला है नेटवर्क को बढ़ाना, प्लान शोर क्रिएट करना, होम मीटिंग ज्यादा आपकी टीम में हो। और जैसे ही आपका नेटवर्क बढ़ेगा ना, तो ये चीज मानिए कि कुछ ना कुछ चैलेंज भी साथ साथ बढ़ेंगे सर। यदि आपने अपनी लीडरशिप को और अपनी स्किल को नहीं बढ़ाया, तो आप उन चैलेंज को हैंडल सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। अलग अलग कैटेगरी के लोग आएंगे, अलग अलग लैंग्वेज के आएंगे, अलग अलग बैकग्राउंड के आएंगे, अलग अलग एटीट्यूड के आएंगे। अब उनको साथ लेके चलना है। वो कब हो पाएगा, जब अपनी लीडरशिप को आप बढ़ा पाओ, स्किल्स को बढ़ा पाओ, कैसे लोगों के साथ तालमेल बनाना है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उन सारी चीजों को लेकर के आपको तभी स्पीड बढ़ पाएगी जब आप लीडरशिप और स्किल्स पे काम करें। उसके बाद यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मीटिंग सेमिनार पर फोकस करना। अब आप यदि बिजनेस को स्पीड में लाना चाहते हैं ना, जो भी आपके एरियाज में मीटिंग हो रही है, उन सब की आपके पास सूचना होनी चाहिए। उसमें आपकी टीम की पूरी तैयारी होनी चाहिए। आप टॉप प्रोडक्ट के साथ उन पे जाए, उन फोकस करें। इससे क्या होगा, आपके बिजनेस के लोग इन मीटिंगों में जा जाके इंडिविजुअल लेवल पर भी काम करना शुरू हो जाएंगे। अब आपका नेटवर्क थोड़ा सा ऑटोमेटिक मोड में आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही नेटवर्क बढ़ेगा, उसके बाद टीम में लीडर्स क्रिएट करना, किस किस के क्या लेवल हो रहे हैं, जिस व्यक्ति का पिछले महीने ईगल हुआ उसके अंदर कितनी स्किल डेवलप हुई, वो खुद प्लान दिखाता कि नहीं दिखाता, तो टीम में लीडर्स क्रिएट करना। और उसके बाद आउट ऑफ स्टेशन जाकर काम करना। अब नीचे कुछ लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, अब आपका फर्ज बनता है कि आप अपने शहर से थोड़ा बाहर जाएं, आउट ऑफ स्टेशन जाएं। आपके अपलाइन वहां पर काम कर रहे हैं, आपकी टीम की लिस्ट हो सकती है, तो आउट ऑफ स्टेशन जाकर काम करते हैं, तो आपका बिजनेस और थोड़ा स्पीड से बढ़ता है। और फिर बड़े लक्ष्य बनाकर काम करना, क्योंकि जो अब नए लीडर उभर रहे हैं, जब तक आप उनकी रॉयल्टी की प्लानिंग नहीं करेंगे, उनके टेक्निकल की प्लानिंग नहीं करेंगे, उनके वाइटल की प्लानिंग नहीं करेंगे, उनके अचीवमेंट्स की प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक आपका बिजनेस उस स्पीड से नहीं दौड़ेगा। तो इसलिए बड़े लक्ष्य बनाकर काम करना। और जिम्मेदारी जो भी आपका लेवल है, क्या उस लेवल की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनका लेवल ठीक ठाक है, बट आज भी उनके अपलाइन उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं।
वो जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। और जो व्यक्ति जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा है उसका बिजनेस कभी तीसरे फेज में जाता नहीं है। और मैंने शुरू बोला था आपका मेन काम है अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई फेज में लेके जाना, और वो तब जाएगा जब आप स्पीड अप फेज की इन सारी एक्टिविटीज को अपने लेवल पर करना शुरू कर देंगे। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका बिजनेस तीसरे फेज में जाने के लिए तैयार है। बट यदि आप इन चीजों को, आपका रॉयल्टी भी आ गई है, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, नेटवर्क बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, डेप्थ बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, स्टेशन बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, लीडर क्रिएट हो रहे कि नहीं हो रहे, लीडर्स में मैच्योरिटी लेवल आ रहा कि नहीं आ रहा, टारगेट लेके काम हो रहा कि नहीं हो रहा, डायमंड क्लब पे काम हो रहा कि नहीं हो रहा, डिस्प्ले वॉल ओपन हो रही कि नहीं हो रही, कंसिस्टेंट। आप यदि ऐसा काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहीं से वापिस पहले फेज की तरफ आप डाउन जाना शुरू कर देंगे। इसलिए यहां पर आपको समझना है कि यदि मुझे इस स्पीड अप फेज में इन चीजों पे फोकस कर लिया तो मेरा बिजनेस ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई फेज की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और जैसा मैंने पहले बोला था, यदि आपके इस बिजनेस में कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं, कुछ बड़ी इच्छाएं हैं, कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, तो इस चीज को आज नोट कर लीजिए, बिना मल्टीप्लाई फेस में जाए वो बिजनेस कभी वैसा हो ही नहीं पाएगा। यहां तक आपको लाना पड़ेगा। पांचवें गियर में लगाए बगैर गाड़ी की स्पीड कभी बड़ी हो ही नहीं सकती है। चाहे गाड़ी आप 1 करोड़ की ले लो, वो गाड़ी हमेशा दौड़ती ही पांचवें गियर में, ऐसा टॉप गियर में दौड़ती। तो टॉप गियर आपको इस बिजनेस में यदि लाना है तो आपको मल्टीप्लाई फेस में आना है। ये मल्टीप्लाई फेस में कैसे आना है इसमें थोड़ा सा ध्यान, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, यदि आप इन पॉइंट्स को सही ढंग से जिम्मेदारी के साथ नहीं करोगे तो कभी भी आपका बिजनेस मल्टीप्लाई फेस में जा ही नहीं सकता है। और बहुत सारे लोगों को मैं कई कई सालों से इसी फेस में दे रहा हूं, पहले या दूसरे फेस में, कभी दूसरे में आ जाते हैं, कभी पहले में, कभी दूसरे में, कभी पहले में, क्योंकि वो स्पीड अप फेस पे फोकस करते नहीं है। और यदि आपने किया अब आप पहुंच जाते हैं मल्टीप्लाई फेस। तो मल्टीप्लाई फेस में क्या करना है ताकि आप इस बिजनेस में बड़े मुकाम पर जा पाए? सबसे पहला काम है अपने वर्किंग एरिया को बढ़ाना। अब आपका बिजनेस कितनी स्टेट्स में है, कितने सिटीज में है, उनकी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए सर। वो शेड्यूल बनना चाहिए आपका। जब आप अपलाइन से डेट लें तो बात करें, सर मुझे 2 दिन तो स्टेट में चाहिए, आपके 2 दिन वहां पर चाहिए। ये जब तक आपका नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस मल्टीप्लाई फेस में आएगा ही नहीं। कई सारे लीडर टेक्निकल पर जाने के बाद भी उसी 4 दीवारी में काम कर रहे हैं सर। सुबह निकलते हैं बाइक लेके, 40 किलोमीटर गए, रात को घर वापस आ गए, हो गया बिजनेस मेरा। मैं ही जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, रॉयल्टी आने से पहले मेरा बिजनेस 4 स्टेट में था सर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। 4 स्टेट में रॉयल्टी से पहले था मेरा। जितने भी आज आप कोर लीडर को देख रहे हैं उनके बिजनेस बड़े बड़े इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने एरिया को बढ़ाने पर काम किया। महीने में 2, 4, 5, 7 रातें उन्होंने घर से बाहर लगाने पर आदत डाली। हमें आदत है कि रात को घर की जब तक गर्म गर्म चपाती नहीं खाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो भाई साहब वो मजा लेना है ना, तो फिर पहले बिजनेस को बढ़ा के लीजिए, जिंदगी भर का मजा चाहिए। इसलिए मल्टीप्लाई फेस में जाने का पहला सूत्र है, पहला पॉइंट है, अपने एरिया को बढ़ाइए। कहां कहां आपकी टीम की ज्वाइनिंग है, अपनी परचेजर लिस्ट निकालिए, अपनी टीम की लिस्ट निकालिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस देखिए। जरूर आपको दिखेगा कि मेरी बिजनेस उस स्टेट में भी है, उस स्टेट में भी है, उस सिटी में भी है। बस गलती क्या हो रही है, आप उम्मीद में बैठे कोई उनको अपने आप जाके बिल्ड कर लेगा, आपको बिल्ड करना पड़ेगा सर। हाँ, आप लाइन के पास बैठ के प्लानिंग की जा सकती है, सर मेरा ये 2 स्टेट में बिजनेस है, वहां जाना है मुझे, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो इसलिए पहला है वर्किंग एरिया को बढ़ाना। अब एरिया बढ़ना शुरू हो गया है, आपका लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। अब आपको कुछ चीजों पर ध्यान रखना, खुद के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लीडरशिप और आपका लाइफस्टाइल। अब आपका बिजनेस आपके प्रभाव से बढ़ता है सर। अपने भीतर छिपे लीडर को कैसे जगाएं, ये किताब अल्टीमेट लीडरशिप के ऊपर, इट इज माय फेवरेट एंड अल्टीमेट बुक। उस किताब के पहले चैप्टर में लिखा हुआ है लीडरशिप एक प्रभाव है। लीडरशिप एक प्रभाव है। आप कितने ज्यादा लोगों को प्रभावित करना शुरू कर रहे हैं, दैट इज योर लीडरशिप। प्रभाव कहां से बढ़ता है? आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका लाइफस्टाइल का है कैसा है, आपका काम करने का तरीका कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है। ये यदि बढ़ गया ना तो मल्टीप्लाई फेस में सबसे बड़ा काम ये करता है सर। आपका ड्रेसअप, आपका हुलिया, आपका चलने का तरीका, घर से निकले तो अपने आप को चेक करना, ये बहुत फर्क डालता है सर। आपकी लीडरशिप पे, आपकी पर्सनैलिटी का आपके बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए यदि मल्टीप्लाई फेस में जाना है तो अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 2-4 अच्छी ड्रेस आपकी होनी चाहिए, कमिटमेंट आपकी अच्छी हो, जूम में बैठे तो वीडियो ऑन हो, क्योंकि जब आप जूम में बैठते हैं ना सर तो आपकी डाउनलाइन भी आपको देखती है और आपकी अपलाइन भी आपको देखती है। और भाई साहब बंद किए बैठा है तो डाउनलाइन भी समझ जाती है दिस इज नॉट द सीरियस पर्सन, और अपलाइन भी समझ आता है ये सीरियस बंदा नहीं है, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने वाली बात है। मीटिंगों में जाते हैं टाइम पे नहीं जा रहे हैं तो डाउनलाइन अपलाइन दोनों चीज देख रही है। पता कोई कंपनी से कोई इंफॉर्मेशन आई, अपने को पता ही नहीं है, एनिवर्सरी में क्या होने वाला है पता ही नहीं, तो इससे क्या आपकी लीडरशिप फर्क पड़ता है सर। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी लाइफस्टाइल पे, अपनी लीडरशिप पे थोड़ा सा उसको इंक्रीज करने पे काम कीजिए। तीसरा पॉइंट है मल्टीप्लाई करेगा, सिस्टम क्रिएट करने पर काम कीजिए। अपना सिस्टम मत बनाइए, दुकान मत चलाइए। बहुत सारे लोग खुद ही दुकान चला रहे हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं,
अरे सब कुछ करते रहोगे तो इस इंडस्ट्री में क्यों आए आप? ये इंडस्ट्री इसलिए है कि कुछ समय के बाद आपके काम का, आपके एफर्ट्स का, आपकी बिजनेस पे फर्क ना पड़े। कब होगा? अगले पॉइंट आऊंगा डुप्लीकेशन पे, लेकिन तब होगा जब डुप्लीकेशन आपके होगा, जब आप सिस्टम पे काम करेंगे। इसलिए सिस्टम पर क्रिएट करने पे काम कीजिए। अपने आप से कुछ मत बताइए, जो सिस्टम बोल रहा है उसको फॉलो कीजिए। ये टॉपिक अपने आप एक बड़ा एलडीपी का टॉपिक है, आज मैं इसको ज्यादा डिस्कस कर सकता। और मल्टीप्लाई करने का अगला जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी टीम में लीडर्स को और अचीवर्स को मल्टीप्लाई कीजिए सर। लोगों के लिए काम कीजिए सर, डाउनलाइन को आगे निकालने पर काम कीजिए, डाउनलाइन की अचीवमेंट के लिए काम कीजिए, आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो मैं मेरा के चक्कर में अपने पूरे बिजनेस का तहस नहस कर देते हैं सर। कई लोगों को मैं ऐसे देखता हूं, 1 लाख में बिजनेस 3.5-4 लाख जा रहा है, और सेकंड लेग में 1,14,000 जा रहा है। भाई साहब ने खुद की परचेजिंग कर ली, किस लिए? 1,000, 2,000, 3,000 मेरे बढ़ जाएंगे, इससे टीम क्रिएट होगी। अरे जिस व्यक्ति का आपने एक 15 करवाया, वो अगले महीने एक 17 प्लानिंग करेगा सर, तभी तो टीम आगे निकलेगी। तो इसलिए टीम में लीडर्स और अचीवर्स क्रिएट करने पर, उनको मल्टीप्लाई करने पर काम कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई फेस में जाने का, सबसे जो इस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, ये बिजनेस पावर ऑफ डुप्लीकेशन एंड पावर ऑफ मल्टीप्लेक्स में काम करता है सर। नेटवर्क मार्केटिंग के दो बड़े पिलर हैं, वन इज कॉल्ड द पावर ऑफ डुप्लीकेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसलिए डुप्लीकेशन पर फोकस कीजिए। सोचिए, आप जो काम कर रहे हैं, किसी से कोई राय लेने की जरूरत नहीं सर। एक बार जब भी आप कोई काम करें, करने से पहले एक लाइन अपने आप से पूछिए, यदि यही काम मेरी टीम करे तो बिजनेस घटेगा या बढ़ेगा? यदि आपको आंसर आए नो, बिजनेस घटेगा, बिल्कुल नहीं करना है। आपको लगे कि इससे करने से बिजनेस बढ़ेगा, तो करना शुरू कीजिए। इसलिए डुप्लीकेशन पर फोकस कीजिए, खुद मत भागिए कि हर जगह आप ही भाग रहे हैं। डुप्लीकेशन लीडर्स पे काम कीजिए, उनको प्रमोट कीजिए, उनकी सेमिनार करवाइए, उनको आगे निकालिए, उनको प्रमोट कीजिए। और लास्ट के 2 पॉइंट, बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना सीखिए। गड्ढे खोदने से कुछ नहीं होना सर, कुआं खोदने से सबकी प्यास बुझ सकती है। ये 100 लोगों की, 50 लोगों की मीटिंगों से कुछ नहीं होना है। बड़े इवेंट्स, बड़े सेलिब्रेशन प्रोग्राम, बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको ऑर्गेनाइज करने पर काम कीजिए। जब भी कोई बड़ा इवेंट हो ना, उस पर पूरी ताकत लगा दीजिए। जो ऊपर के सारे पॉइंट है ना, वो इसी के साथ है। और फोकस एरिया निर्धारित कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेरा एरिया कमजोर है, किस पे मैंने काम करना है। इस बिजनेस में सबसे बड़ा मल्टीप्लाई करने का जोन है बड़े इवेंट्स। और हम बहुत लकी हैं कि इस समय जो अब समय चल रहा है, जो अभी बिनू सर बता रहे थे, इस समय हर लीडर की टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मल्टीप्लाई फेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये वो है हमारी 23वीं एनिवर्सरी। इस समय यदि कोई लीडर इसके अलावा कोई और भाषा बोल रहा है, इसका मतलब अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग की ABCD भी उसको पता नहीं है। इज इलिटरेट अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जितना काम आप पूरे साल में नहीं कर सकते ना सर, उससे कई गुना बड़ा काम ये एक इवेंट कर सकता है। कितना बड़ा तैयारी है इस इवेंट की, कितनी बड़ी तैयारी है। हमारे इस साल के जो आरसीएम के हीरोज हैं, जो हमारे रॉयल्टी अचीवर हैं, जो हमारे टेक्निकल अचीवर हैं, जो हमारे रूबी स्टार रूबी अचीवर हैं, उन सबको आपको वहां देखने को मौका मिलेगा। TC सर का मैसेज हमें वहां मिलेगा, सौरभ सर का मैसेज वहां मिलेगा, कंपनी की फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, डायरेक्ट सेलिंग के डाटा वहां दिखाए जाएंगे। माहौल जो होगा ना, यदि आपने पूरी तैयारी कर ली अपनी टीम के साथ, उस प्रोग्राम में सही ढंग से दल बल के साथ पहुंच गए, तो ये इवेंट आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे बड़ा बूस्टर बन सकता है सर। इसलिए जो मैंने अभी पॉइंट बताया था कि इस समय एक लीडर की टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, इस समय आपकी केवल और केवल एक की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे कितने लोग इस एनिवर्सरी में जा रहे हैं। अब कई लोगों के सामने 2 चैलेंज मिलेंगे। पहला तो ये कि सर ट्रेन में टिकट नहीं है, बिल्कुल चैलेंज हो सकता है। दूसरा है उसका कि एनिवर्सरी का टिकट नहीं है। मैं दोनों चैलेंजों को एक्सेप्ट कर रहा हूं सर। यदि ट्रेन का टिकट नहीं है सर, तो एक मौका है, जैसे ही आप डिब्बे में घुसते हैं, अंदर घुसने से पहले बीच में वो जगह छोड़ रखी है रेलवे ने। वो इसलिए छोड़ रखी है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लोग ज्यादातर वही सफर करके जाते हैं सर। हमने ऐसा अनेकों बार किया है, जब कहीं टिकट कंफर्म नहीं होता था तो थैला अपना बैग रखते थे, बैग में पन्नी रखते थे, चादर रखते थे, वहां पर पन्नी बिछाई, चादर ओढ़ी, सो गए, सुबह उठ लिए, ट्रेन में जाना था ना, टिकट ले लिया। तो ये समस्या अपने सामने मत लाइए कि टिकट नहीं है। आपके अपलाइन के पास होगा, एक बर्थ में 4 बैठ के जा सकते हैं सर, बीच में खड़े होकर जा सकते हैं, जाने तो है सर। और दूसरा है एनिवर्सरी का टिकट। यदि शिद्दत से प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं अपलाइन में, डाउनलाइन में, क्रॉस लाइन में कहीं ना कहीं टिकट मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं टिकट नहीं भी मिल रहा है, कोई बात नहीं। यदि आप उस इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के 4 चक्कर लगा कर आ गए ना सर, तो आपके अंदर जो वाइब्रेशन ट्रांसफर होगी वो आपको टिकने नहीं देंगी सर। वो जो वाइब्रेशन आपके अंदर जाएंगे ना, वो आपको बड़ा डिसीजन लेने के लिए तैयार कर देंगी सर।
नई टिकट मिले कोई बात नहीं, हॉल में एंट्री नहीं होगी कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो 25-30-40 हजार लोगों की भीड़ आप देखोगे ना, जिसमें 10,000 लोग बाहर घूमते हुए दिखाई देंगे, तब आप वहां जाके देखोगे कैसे बीसी सर वहां पर आ रहे हैं, कैसे कोठारी सर वहां पर आ रहे हैं, कैसे वत्स सर वहां पर आ रहे हैं, टीसी सर कैसे वहां पर आ रहे हैं, क्या प्लानिंग हो रही है, कैसे वहां पर अलग अलग प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन हो रही है, कैसे हमारे लीडर्स के होर्डिंग लगे हुए हैं, कैसे होर्डिंग के साथ लोग ऑटोग्राफ खिंचवा रहे हैं, अपने ऑटोग्राफ ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, वो नजारा ही अलग होगा ना सर। तो इसलिए एक इवेंट पूरे साल की वर्किंग पे भारी पड़ता है सर, और यदि आपने सही ढंग से इस इवेंट की तैयारी कर ली, इसके लिए पूरा जो जीजा लगा दिया, तो मैं दावे से कहता हूं आज आपका बिजनेस पहले फेज में है या सेकंड फेज में, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2024 आपका रहेगा, और अगली 2024 के एनिवर्सरी में आप 100% उस एनिवर्सरी के बड़े अचीवर होंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप पूरी तैयारी के साथ अपने बिजनेस को थर्ड फेज में लाने के लिए, टॉप गियर में लाने के लिए, आपके पास जो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट हुई है, आज तारीख 20 है सर, हो सकता है केरला वालों को 23 को ट्रेन में बैठना पड़े, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो वन नाइट की जर्नी से जा सकते हैं। कुछ भी कीजिए सर। और दूसरी चीज, अक्सर हमने ऐसा कई बार किया है, लीडर की एनिवर्सरी में कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, यदि 2-4-5 टिकटें जेब से लग भी गई तो कोई आफत नहीं आनी सर। मैं कोई मुरारी बापू की कथा नहीं सुना रहा हूं, आई एम हेयर टू डिस्कस एन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये बिजनेस है सर, कुछ इन्वेस्टमेंट होता है। पहली बार मुझे याद है जब मैंने बिजनेस को शुरू किया और बिजनेस चल नहीं रहा था, बीसी सर आगे, मैंने कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया। मैंने कहा सर बिजनेस तो चल नहीं रहा और कोचिंग सेंटर बंद कर दिया, क्या होगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, एक बस भर के भीलवाड़ा ले आओ। भीलवाड़ा में पहली एनिवर्सरी थी, मैंने 52 सीटर बस करी सर, बहुत लोगों को इन्विटेशन दिया, सबने हाँ भर ली। जाते समय सिर्फ 22 लोग रह गए सर, 30 सीट खाली। किसी ने किराया नहीं दिया, सबका किराया मैंने दिया। थोड़ा पैसा लगा कोई बात नहीं, लेकिन कमाल ये हुआ सर, जब मैं गया उस समय मेरा लेवल होता था 1,15,000। उन 22 लोगों ने जब उस एनिवर्सरी को देखा, टीसी सर से मिले, कंपनी की मील को देखा, कंपनी को देखा, भीलवाड़ा से आए। आते उस समय ज्वाइनिंग का बिजनेस होता, किट बेचते थे सर, कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई रिटेल नहीं थी। महावीर सर उसी महीने में मेरा 1,15 के बाद 1,70 नहीं हुआ, 2,60 नहीं हुआ, 3,50 नहीं हुआ, 3,50 1,15 नहीं हुआ, 3,50 1,70 नहीं हुआ, 3,50 2,60 नहीं हुआ सर। 3,50 के लिए पहला टेक्निकल का पहला महीना मेरा क्वालिफाई हुआ, और अगले 3 महीने के बाद आई वाज द टेक्निकल चीफ ऑफ आरसीएम बिजनेस। दिस इज द पावर ऑफ एनिवर्सरी। ये ताकत है सर उसकी। इसलिए अभी टाइम आपके पास बचा हुआ है, पूरी टीम के साथ, दल बल के साथ आइए, पूरी जोश के साथ आइए, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इस बार की एनिवर्सरी एक नई हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। और हमारे बीच में महावीर आए हुए हैं, तो मैं अपनी बात को ये समाप्त करता हूं। मेरा आज का टॉपिक था, यदि आपने इस बिजनेस में अपने सपने पूरे करने हैं, तो भले आप पहले फेज में हैं, भले आप सेकंड फेज में हैं, हमें अपनी गाड़ी को तीसरे फेज में लाना है। और तीसरे फेज में कैसे लाएं, उसके लिए बहुत सारे पॉइंट हैं, बट एनिवर्सरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बूस्टर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपका इंतजार करूंगा 27 नवंबर को, 28 को हमारा किशोर की एनिवर्सरी है, 26 को टाइगर संतोष राय का प्रोग्राम है। 26 और 28 के लिए कंडीशन है वो क्वालिफाई होनी चाहिए, वो जिनकी क्वालिफाई वो आएंगे। 27 की ओपन है सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू बीनू सर। Great, sir. Really, really. This is a fire of RCM. सर का बारे में आप लोग सुना होगा, देखा होगा। मैंने जैसा पहली बार इनका मतलब जो भाषण सुना, मैंने जैसा ऐसे बैठने देखा। बाद में सर का 2020 में, सर को याद होगा मालूम नहीं है, जूम मीटिंग में जैसा सर का सेकंड फेयर मैंने उसमें देखा था। रियली ग्रेट सर, रियली रियली ग्रेटफुल। Power of duplication and power of multiplication with the power of big meeting, right sir? Thanks a lot sir. We are running short of time, so it's my time. Really really from the दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सर। ग्रेट सर। ओके, हम लोग सेकंड आवर गेस्ट, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं क्या है, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट लीडर हु इज कमिंग इज ए कमिटेड लीडर। कमिटेड लीडर मतलब देखो, हम लोग आरसीएम के बारे में रेस्पॉन्सिबल, कमिटेड, मेच्योरिटी बोलते हैं। ये तीनों चीज इसमें है, आप लोग देख सकता है। ऐसा एक लीडर है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, लेता नहीं है। अभी जो आ रहे हैं अपना महावीर शरण सर, उनके बारे में बोल दिया तो ही इज अ मैन, ही टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स हिज स्पेशलिटी। ओके, ही बिलोंग्स टू श्री गंगानगर है ना सर, राजस्थान का। मेरे ख्याल से वो रायसिंह नगर से है, राइट सर? वो सर का ब्रदर कल प्रोग्राम दिया था, राजा राम सर। ही इज रियली कमिटेड, ग्रेट, what you call our senior core leader. Next, our guest is core Mahavir Sharan sir. Welcome Mahavir sir to this platform sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। कमाल धमाल बेमिसाल आपकी बात करने का स्टाइल और जो मुस्कुराहट है वो पॉजिटिविटी भी कहती है। एक बार जोरदार ताली अत्री सर के लिए जरूर बजाना चाहेंगे सर। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त रहा।
3 फेज की इन्होंने चर्चा की, स्टार्टअप फेज, स्पीड अप फेज एंड मल्टीपल फेज। और तीनों फेज से कोई निकल के बाहर निकलता है तो वो श्री चंद अत्री जी कहलाता है। एक बार ताली जोरदार वाली बजाएं। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। लक्ष्य का ये बिजनेस है, गोल का ये बिजनेस है। मेरा नाम अभी महावीर सारन है, आरसीएम बिजनेस का 22 साल का स्टूडेंट हूं और मेरे पास अगले 13 मिनट है। 13 मिनट आपसे बातचीत करने वाला हूं सर। अभी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है सर। 4 चीजें खुलने के बाद काम करती है सर। डायरी पेन निकाल के जरूर नोट करिए। कुछ फर्स्ट थंब रूल आपको देने वाला हूं जो आपके बिजनेस को एकदम यू करो देने वाले हैं। 4 चीजें खुलने के बाद काम करती है सर। इन 4 चीजों को जरूर खोलना चाहिए। नंबर 1, पहली चीज छतरी। जब हम रेन में बाहर निकलती है, छतरी नहीं खुलती है तो हमारे लिए छतरी का कोई महत्व नहीं रह जाता। दूसरी चीज होती है दिमाग। अगर इंसान के रूप में हमने जन्म लिया, नई चीजों को हमने नहीं सीखा तो सर हमारा जन्म लेना नहीं लेना बेकार हो जाएगा सर। तीसरी चीज होती है जीवन में किताब। किताब जब खुलती है तो नया नॉलेज लोगों को बांटती है, नया नॉलेज लोग इस दुनिया में फैलाती है। और चौथी चीज होती है पैरासूट। जब हम हवाई जहाज से नीचे छंप लगाएं और पैरासूट नहीं खुले तो काम होने जैसी घटना है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, आरसीएम बिजनेस एक भीड़ का बिजनेस है सर। यह उन लोगों का बिजनेस नहीं है जो टाइम पास के लिए आते हैं। यह उन लोगों का बिजनेस है सर जिनका कोई गोल है, जिनका कोई ड्रीम है, जिनका कोई सपना है। वो सपना आपका हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, पत्नी का हो सकता है, बच्चे का हो सकता है। ये ड्रीमर लोगों का बिजनेस है। और ये चलता किससे है? भीड़ से चलता है सर। इसमें 3 काम करने होते हैं सर। इस दुनिया का एक सुपर फार्मूला बता रहा हूं बिनू सर। सुपर फार्मूला ये है, दुनिया की कोई भी चीज हो सर, चाहे वो दुकान हो, नौकरी हो, व्यापार हो, धंधा हो, एक ही चीज के लिए चलता है और उस चीज को कहते हैं सर प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी पैसा यानी रोकड़ा। प्रॉफिट सर, पहला काम होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट आता है हमेशा टर्नओवर से सर। देखिए, दुनिया की किसी भी नौकरी में प्रॉफिट नहीं होगा तो लोग नौकरी नहीं करेंगे सर। दुनिया के किसी व्यापार में प्रॉफिट नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे। आपकी टीम में लोग जुड़ रहे हैं, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आपके साथ नहीं चलेंगे। सारी दुनिया का एक ही मंत्र है सर, प्रॉफिट पे चलता है ना। और हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं ना, यहां प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट आता है टर्नओवर से सर। पहला होता है प्रॉफिट, दूसरा होता है टर्नओवर। और टर्नओवर किससे आता है? टर्नओवर आता है टीम से। और टीम कैसे बनती है? टीम बनती है सर लीडर से। और लीडर कैसे बनता है? लीडर को तैयार किया जाता है, डेवलप किया जाता है सर। इस दुनिया में बच्चा पैदा होता है सर, उसको ट्रेनिंग देके, उसको मीटिंग देके, उसको ऐसा माहौल देके लीडर बनाया जाता है सर। अब 2 तरीके हैं सर आरसीएम बिजनेस में बड़ी ग्रोथ करने का सर। या तो आप खुद सीख जाइए, खुद नॉलेज ले लीजिए, खुद सारी चीजों को सीखिए और अपनी टीम को ट्रेंड करिए। पहला तरीका जो थोड़ा मुश्किल है, जिसमें टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा। दूसरा है बिल्कुल आसान तरीका, या तो टीम को खुद ट्रेनिंग दीजिए या अपनी टीम के लोगों को वहां ले जाइए जहां ट्रेनिंग हो रही है सर। सिंपल फार्मूला बता रहा हूं सर। अपनी टीम को वहां डालना शुरू कर दीजिए, लोगों को वहां डालना शुरू कर दीजिए जहां ट्रेनिंग हो रही है। अगर लोग ट्रेनिंग में बैठेंगे तो लीडर बनेंगे सर। लीडर बनेंगे तो टीम का निर्माण करेंगे, टीम का निर्माण करेंगे तो टर्नओवर बढ़ेगा सर। और टर्नओवर बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी पिन बढ़ेगी, आपका लेवल बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी स्किल बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, लोग आपको रोल मॉडल मानेंगे सर। मैं आरसीएम बिजनेस को 22 साल से कर रहा हूं सर और मेरे को एक ही बात समझ में आती है सर, बड़ा बिजनेस उसी व्यक्ति का होगा जिसकी टीम बड़ी होगी। और टीम किसकी बड़ी होगी? जिसमें लीडर ज्यादा होंगे। और लीडर ज्यादा किसके होंगे? जो ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, सेमिनार अटेंड करेंगे सर। और अभी हमारे सामने एक मौका है, हमारे सामने एक अवसर है एनिवर्सरी का सर। एनिवर्सरी का कैसे बेनिफिट उठाया जाए? 2 तरह के लोग हैं सर। एक रॉयल्टी अचीवर है जो अकेला जा रहा है एनिवर्सरी में, एक रॉयल्टी अचीवर 50 लोगों को लेके जा रहा है। एक सिंगल जा रहा है, एक 50 लोगों को जा रहा है। आज दोनों रॉयल्टी अचीवर है, लेकिन 5 साल बाद एक रॉयल्टी अचीवर हो सकता है पर्ल बने, लेकिन दूसरा रॉयल्टी अचीवर डायरेक्ट एमराल्ड और स्टार एमराल्ड बनेगा। उस दिन वो सोचेगा हम दोनों एक साथ रॉयल्टी आए थे, अंतर कहां रह गया? अंतर है लीडरशिप का सर, अंतर है क्वालिटी का। और मैं तो कहता हूं सर, सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। इस दुनिया में जो पैसा मिलता है ना, वो काम का नहीं मिलता सर, नॉलेज के साथ किए गए काम का मिलता है। नॉलेज के साथ किए गए काम का बनता है। और लीडर पैदा नहीं होते सर, लीडरों को तैयार किया जाता है, लीडरों को डुप्लीकेट किया जाता है, लीडरों को बनाया जाता है, लीडरों को डेवलप किया जाता है। और लीडर डेवलप कहां होते हैं? माहौल में होते हैं सर। 4 चोरों के साथ रहिए, 5वें चोर आप होंगे सर। हेलो, 4 जिम जाने वालों के साथ हो जाइए, 5वां जिम जाने वाले आप हो जाएंगे सर। और दुनिया में जहां जहां कामयाबी है ना, वहां वहां ट्रेनिंग है, नॉलेज है, एजुकेशन है सर। चेक कर लीजिए, चोर बनने के लिए कोई क्लास नहीं है, चोर बनने के लिए कोई कॉलेज नहीं है, लेकिन कलेक्टर बनने के लिए क्लास है, डॉक्टर बनने के लिए क्लास है, टीचर बनने के लिए क्लास है। आरसीएम बिजनेस में अमीर बनना है तो क्या करना है सर? डॉक्टर बनना है, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाओ और क्लास में शामिल हो जाओ। वकील बनना है, लॉ कॉलेज में भर्ती हो जाओ और क्लास में शामिल हो जाओ। इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हो जाओ, क्लास में शामिल हो जाओ। आरसीएम में अगर करोड़पति बनना है, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, गेम चेंजर अगर परिवार के बनना चाहते हो ना, तो सर एनिवर्सरी में शामिल हो जाओ सर, एनिवर्सरी। और मैं तो ये कहूंगा सर, 2 से 3 घंटे की जो ऊर्जा और एनर्जी होती है ना, वो होम मीटिंग में होती है सर। 2 से 3 दिन की जो ऊर्जा और एनर्जी होती है ना, वो सर 1-on-1 प्लान में होती है सर। और 5 से 10 दिन की जो ऊर्जा और एनर्जी होती है ना, वो बड़े सेमिनार में होती है सर। और 1 से 2 महीने की जो ऊर्जा और एनर्जी होती है ना, वो अकेडमी प्रोग्राम भिलवाड़ा में होती है सर। और अगर 365 दिन की एनर्जी चाहिए, लाइफ टाइम की एनर्जी चाहिए, तो वो मिलती है सर केवल और केवल आरसीएम की एनिवर्सरी में सर। एनिवर्सरी में सर, जिस माहौल में आदमी रहता है ना, वैसा बन जाता है सर।
सर 1-2 मिनट की कुश्ती चाहिए ना, 10 मिनट की कुश्ती चाहिए तो झपकी ले लो, नींद आएगी, दिन में सर मजा आ जाएगा, 10 मिनट कुश्ती मिलेगी। 3 घंटे की कुश्ती चाहिए तो फिल्म देखने चले जाओ सर। 7-8 दिन की कुश्ती चाहिए तो सर पिकनिक पे चले जाइए बच्चों के साथ। 1-2 साल की कुश्ती चाहिए तो शादी कर लो सर। हेलो, और लाइफ टाइम खुशी चाहिए ना सर, जिंदगी भर आनंद चाहिए, उत्साह चाहिए, जोश चाहिए, पैसा चाहिए, मजा चाहिए, तो सर लोगों का नेटवर्क बनाइए सर, लोगों का नेटवर्क बनाइए। वी डेवलप पीपल, पीपल विल बिल्ड आवर बिजनेस, वी बिल्ड द पीपल, पीपल विल बिल्ड आवर। हम लोगों का निर्माण करेंगे, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करेंगे सर। और लोगों का निर्माण करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका है उनको माहौल में लेके जाओ सर, माहौल ही जीवन बदलता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं अत्री सर कि बार बार 8 बजे की मीटिंग में आना क्यों जरूरी है, क्या फायदा होता है मीटिंग में आने का? एक गुरु से किसी शिष्य ने पूछा कि सर रोज ही एक ही मीटिंग में आई, वही बातचीत, वही लीडर, वही माहौल, वही टूल, वही किताबें, वही स्टोरी बताते हैं, क्या बदला होता है? मुझे तो दिखता नहीं है। तो गुरु ने बच्चे को समझाने के लिए बोला, एक कोयले की टोकरी थी जिसका कलर काला कलर का था। तो गुरु ने बोला उस कोयले वाली टोकरी को उठाओ और ये नदी में से जल भर भर के लाओ और इधर लाके डालते जाओ। वो 1 लाया, 2 लाया, 3 लाया, 4 लाया, 5 लाया, 6 लाया, 7 लाया, 8 लाया, 10 लाया। गुरु ने कहा डालते रहो। अब टोकरे में जब वो उठा के ला रहे हैं तो वो टोकरे के नीचे छेद है, पानी आ ही नहीं रहा है। उसने 10 बार, 15 बार, 20 बार कोशिश किया, फिर कहा गुरुजी कुछ हो ही नहीं रहा, पानी टोकरे में डाल रहा हूं नीचे निकल रहा है, छेद है इसमें। गुरुजी ने कहा पानी नहीं आया, लेकिन टोकरे को चेक कर, जब पहली बार उठाया था तो कोयले की वजह से इसका रंग काला था, लेकिन तूने बार बार इसको जब डाल के प्रयास किया भरने का तो आज कोयले का इस टोकरे का रंग सफेद हो गया है। सर मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आपको नहीं दिखाई देता कि क्या बदलाव आ रहा है, लेकिन बार बार जब आप मीटिंग में आते हो, माहौल में आते हो, ऊर्जा के क्षेत्र में आते हो ना, तो आपके अंदर जो रंग चढ़ता है, जो जुनून पैदा होता है, जो ऊर्जा पैदा होती है, जो जोश पैदा होता है, वो आपको बड़ी कामयाबी के लिए मोटिवेट करता है, बड़ी तैयारी के लिए मोटिवेट करता है। अगर ट्रेनिंग और मीटिंगों से रिजल्ट नहीं आता, माहौल से रिजल्ट नहीं आता, तो मुझे बताइए सर, ये अत्री जी तो लेक्चरर थे सर, अपने बच्चे को घर पे बिठा लेते, पढ़ा लेते सर, स्कूल और कॉलेज क्यों लेके जाते? जितने भी प्राचार्य हैं, जितने भी प्रिंसिपल है, अपने बच्चे को घर पे पढ़ा लेते, लोगों के बच्चों को हजारों को पढ़ा रहे हैं, क्या एक को नहीं पढ़ा सकते? लेकिन ये जानते हैं कि केवल पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, माहौल इंपॉर्टेंट है। माहौल लीडर बनाता है, माहौल बड़ा टारगेट जनरेट करता है, माहौल आपको हिंदुस्तान का नेशनल लीडर बनाता है, माहौल आपको रोल मॉडल बनाता है सर, माहौल आपके जीवन को बदलता है सर। इसीलिए अपनी टीम को माहौल में लाइए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, टीम को माहौल में लाते ही नहीं है और उम्मीद करते हैं हम सर आरसीएम बिजनेस में रिकॉर्ड तोड़ेंगे, माहौल में लाते ही नहीं है और सोचते हैं डायमंड बन। नहीं सर, माहौल में लाइए, माहौल ही तो काम करेगा सर। एक कमजोर और कायर आदमी को सर, जिसको कुत्ते से भी डर लगता है, सैनिकों के बीच में खड़ा कर दो सर, उसके अंदर जोश की भावना आ जाएगी। जब सैनिकों के बीच में खड़े होंगे, भारत माता की जय लगा रहे होंगे, अच्छा उसी कमजोर और कायर आदमी को सैनिकों की ड्रेस पहना दो सर, क्या उसके मोटिवेशन में बदलाव आएगा बिनू सर? यस डेफिनेटली आएगा। और उसी कायर आदमी को ड्रेस के साथ बंदूक दे दो सर, हेलो, वो सैनिकों से भी भारी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है सर? किसी भी इंसान को बदला जा सकता है, शर्त केवल एक है कि उसको माहौल में लाया जाए सर, माहौल में लाए। एक टमाटर में कितने बीज होते हैं ये काउंट किए जा सकते हैं सर, लेकिन एक बीज से कितने टमाटर बनने वाले हैं ये काउंट नहीं किया जा सकते सर। एनिवर्सरी का जो माहौल है ना, आपके सारे टमाटर के बीजों को टमाटर के उगने वाले बीजों में कन्वर्ट कर देता है सर। थोड़ा सोचिए, किसी दिन पहली बार सुरेंद्र वत्स साहब को भी किसी ने मीटिंग और सेमिनार में इनवाइट किया होगा, वो पहली बार एक बंदा अनजान बन के गया होगा और उस मीटिंग में बैठ के उसके ऊपर माहौल का असर हुआ, आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, आज डायमंड है। एक बंदा अपनी अपलाइन को करोड़ों का टर्नओवर दे रहा है सर। रवि शर्मा एक ही बंदा है, उसके पापा को किसी ने इनवाइट किया होगा, आरसीएम ज्वाइन करके मीटिंग में गया होगा, माहौल का असर हुआ, गोल बनाया, टारगेट बनाया, आज सर रवि शर्मा का 100 करोड़ का टर्नओवर है सर। एक बंदा नहीं। आपको क्या लग रहा है दुनिया में रवि शर्मा और पैदा नहीं होंगे, सुरेंद्र वत्स साहब और पैदा नहीं होंगे, मुकेश कोठारी जी और नहीं होंगे? होंगे, लेकिन उनको माहौल दीजिए सर, लेके जाइए उनको माहौल में बिठाओगे तो रंग चढ़ेगा। अच्छा आपको मैं बोलूं सर कि अभी रोड पे जाके डांस करने लग जाओ, दोपहर के 2 बजे का टाइम है, डांस करना है, आप कहोगे सर पागल बात कर रहे हो सर। अच्छा मैं कहता हूं डीजे लगा दूंगा, फिर भी आप कहोगे सर नहीं हो पाएगा। मैं कहता हूं सर पैसा देता हूं, फिर कहोगे पागल है सर, रोड पे पागलों की तरह कैसे डांस करूं? लेकिन जिस दिन आपके बच्चे की शादी होती है ना सर, दोपहर के 2 बजे का समय होता है, टेम्परेचर 50 डिग्री होता है, पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, लेकिन आप पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके बच्चे की शादी हो रही है। तब आप डांस करते हो, नाचते हो, गाते हो, कूदते हो, वो सारे काम करते हो। क्यों? क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट नहीं, अंदर का इन्वायरमेंट बदलता है, तब आदमी के चेहरे पे खुशी झलकती है। बीसी साबड़ा जी अक्सर एक बात बोलते हैं, अंडे को बाहर की चोट मारोगे ना तो अंदर के जीव की हत्या हो जाएगी, और उसी अंडे का अंदर का जीव जब चोट मार के बाहर निकलेगा तो एक नए जीव की उत्पत्ति होगी, एक नए लीडर का प्रादुर्भाव होगा। और ये जो एनिवर्सरी है ना, एनिवर्सरी का जो 27 नवंबर का माहौल होगा, 27 नवंबर का जो ऑडिटोरियम होगा, 27 नवंबर में 25,000 लोग होंगे सर, 50,000 उनकी तालियां, उनकी सीटियां, उनका एक्साइटमेंट, उनका जोश, उनका जुनून, उनकी पावर किसी भी आम आदमी के जीवन को प्रभावित कर देगा सर। वो एक अंडा है। 27 नवंबर का प्रोग्राम केवल प्रोग्राम नहीं है, आपकी टीम के कमजोर से कमजोर आदमी में डायमंड का बीज पैदा करने का एक यंत्र है, एक मौका है, एक अवसर है सर। और इसी प्रोग्राम में थोड़ा सोचना,
जब किसी पर्ल को इनवाइट किया जाएगा, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी को बुलाया जाएगा, थोड़ा सोचना, उसके सम्मान में 25,000 लोग खड़े होंगे, तालियां बजेगी, सीटियां बजेगी, हू हल्ला होगा, और स्टेज पे जब वो पत्नी का हाथ पकड़ के जाएगा, पीछे उसके बच्चे चल रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे उसकी पत्नी, क्या सोच रहे होंगे उसके बच्चे, और जो लोग देख रहे होंगे उनके क्या भाव होंगे। सर एक इंसान के घर वाले जिस दिन उस पर गर्व करने लग जाते हैं ना, मान लो उसका जीवन सफल हो गया सर। उसके बच्चे गर्व कर रहे होंगे कि मेरे पापा दुनिया के महान व्यक्ति है, उसकी पत्नी गर्व कर रही होगी कि मेरा हस्बैंड पूरी दुनिया को जीतने वाला है, 50,000 हाथ उसके लिए ताली बजा रहे हैं। वो माहौल, वो ऊर्जा, वो एनर्जी, अपनी टीम को उस माहौल में लेके जाइए, अपनी टीम को उस माहौल के दर्शन करवाइए, अपनी टीम के मैक्सिमम साथियों को माहौल में डालिए। महावीर सर की कोई क्वालिटी नहीं है सर, आरसी बिजनेस ज्वाइन किया, उससे पहले 2,500 की प्राइवेट नौकरी थी सर, राजस्थान में, बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर पे रहता था सर, मेरे यहाँ से 12 किलोमीटर पाकिस्तान की बॉर्डर है। परिवार में किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, 4 सिस्टर, 3 ब्रदर, 7 भाई बहन है। पापा 8 क्लास पढ़ी लिखी है, मम्मी बिल्कुल अनपढ़ है। आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन किया, माहौल में रहा। बीसी जी ने पहली बार पूछा था आरसीएम क्यों कर रहा है, तो मैंने कहा सर 7 लाख का कर्जा है वो उतारना है। तो बीसी जी ने कहा डायरी में लिखो। मैंने लिखा। और क्यों करना चाहता है, मैंने कहा सर एक पत्नी से शादी हुई है, एक लड़की से, रोज झूठ बोलता हूँ आई लव यू आई लव यू। सामान दिलाने के लिए जब शोरूम में लेके जाता हूँ, पसंद का नहीं दिला पाता, बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो उन्होंने कहा लिखो पत्नी के लिए करना है। और क्यों करना चाहते हो, मैंने कहा सर सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालना है। ऐसे मैंने 157 ड्रीम बनाए थे खत्री सर। और बीसी जी ने कहा था नया पेज निकालो, उसके ऊपर लिखो इस दुनिया में कामयाबी फोकट में नहीं मिलती, बाई चांस नहीं मिलती, अचानक नहीं मिलती, तुक्के से नहीं मिलती। कामयाबी मजबूत प्लानिंग और कठोर मेहनत का परिणाम है। अगर तुम ये ड्रीम पूरे करना चाहते हो तो लिखो आज के बाद टीवी नहीं देखना। 22 साल हो गए सर, टीवी नहीं देखा सर। लिखा, उन्होंने कहा लिखो नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, थकना नहीं है। 22 साल हो गए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पे सर, आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। मैं नाराज नहीं होता, मैं थकता नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता। उन्होंने कहा लिखो अखबार नहीं पढ़ना। 22 साल हो गए मैंने अखबार नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा लिखो अपनी टीम के लिए जी जान लगा देना। 22 साल हो गए सर, मैं एक एक साथी में जब भी ज्वाइन करता हूं तो मैं ये सोचता हूं ये भविष्य का डायमंड होगा जो मुझे आर्थिक आजादी दिलाएगा। टीम के लिए काम करना और गोल बना के काम करना सर, यही कामयाबी का फार्मूला है। और जिंदगी में बड़ी कामयाबी पे जाना है ना, शांत चित्त से अपने आप से एक बात करो कि मैंने आरसीएम को शुरू क्यों किया है, मेरे गोल क्या है, मेरे लक्ष्य क्या है, मेरे टारगेट क्या है। ये बिजनेस है भीड़ का, और भीड़ जब बढ़ेगी, चाहे वो ज्वाइनिंग में हो, चाहे वो डायमंड क्लब में हो, चाहे वो एनिवर्सरी में हो, चाहे वो किसी हॉल में हो, चाहे वो आपकी टीम में हो, रिजल्ट क्रिएट होगा सर। सर इस दुनिया में बच्चा पैदा होता है सर, मैंने कभी नहीं सुना बधाई हो आपके यहाँ डॉक्टर पैदा हुआ, बधाई हो आपके यहाँ टीचर पैदा हुआ। नहीं सर, बच्चा पैदा होता है। ट्रेनिंगों से जब डॉक्टर बन सकता है, ट्रेनिंगों से टीचर बन सकता है, ट्रेनिंगों से कलेक्टर बन सकता है, ट्रेनिंगों से आतंकवादी बन सकता है, तो ट्रेनिंगों से डायमंड भी तैयार किए जा सकते हैं, ट्रेनिंगों से स्टार डायमंड भी तैयार किए जा सकते हैं, ट्रेनिंगों से रूबी और स्टार रूबी भी निकाले जा सकते हैं सर। इसीलिए अपनी टीम को माहौल में लाइए। देखिए कितना भी नुकीला पत्थर नदी के किनारे पे पड़ा होता है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। उस नुकीले पत्थर को उठा के नदी के बीच में डाल दो, वो कुछ भी नहीं करेगा ना, तब भी ऑटोमेटिक गोल हो जाएगा। वो गोल कौन कर रहा है सर, माहौल कर रहा है सर, नदी का प्रेशर कर रहा है सर। आपसे केवल इतना निवेदन है सर, इस एनिवर्सरी में एक बच्चा भी छूटा, सुरक्षा का चक्कर टूटा सर, अभी नहीं तो कभी नहीं। 365 दिन अगर आप अपनी टीम में ऊर्जा लगाना चाहते हो, मोटिवेशन में रखना चाहते हो, एजुकेशन में रखना चाहते हो, गोल में रखना चाहते हो, और लाइफ में जिसका गोल है उसी का रोल है सर, जिसका गोल नहीं उसका कोई रोल ही नहीं है सर। सर सिंपल फार्मूला बता रहा हूं सर, गोल बनाइए और टीम में टूट पड़िए सर। एक बार सर एक कांच लगा हुआ कमरा था सर, ये दुनिया वैसी है जैसी हम देखते हैं सर, इसमें पैसे की कमी नहीं है, प्यार की कमी नहीं है, गुस्से की कमी नहीं है, नफरत की कमी नहीं है, सहयोग की कमी नहीं है, टांग खींचने वाले की कमी नहीं है। जैसा आप होंगे वैसे लोग मिलेंगे सर। एक कुत्ता घुस गया अत्री जी, कांच लगे हुए कमरे में एक कुत्ता घुस गया, वो गुस्सेल कुत्ता था, बड़ा गुस्से में भाग के गुस्सा, अंदर घुसते ही पूरे कांच में उसकी फोटो दिख रही है। वो अब अपने आप पे गुस्सा कर रहा है कि यार कहां घुस गया मैं, दुनिया के सारे नाराज कुत्ते इस कमरे में, भाग के बाहर आया और सारे कुत्तों को बोलता है यार इधर सबसे खराब जगह है। अब एक दूसरा कुत्ता उसी कमरे में घुसा, वो खुशहाल कुत्ता था, आनंदित कुत्ता था, मस्त कुत्ता था, अंदर घुसा, उसने देखा यार मुस्कुराते हुए कुत्ते दिख रहे हैं, वो बाहर निकल के बोलता है मैंने दुनिया की सबसे अच्छी जगह विजिट की। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं जैसा आप सोचोगे वैसा लोग मिलेंगे, वैसा हो जाएगा सर। सर पैसे की टीवी में 100 चैनल होते हैं सर, चलता कौन सा है जो आप सेट करते हो सर। ठीक वैसे ही इस दुनिया में पैसा भी है, प्यार भी है, नाम भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, कामयाब लोग भी है, लेकिन सर मिलेंगे किनको, जिनका एंटीना जिस चीज को पकड़ेगा उस चीज के लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे। इसीलिए सर मौका आपके पास में है, माहौल आपके पास में है सर, पूरी ताकत लगा के 27वीं तारीख को नवंबर में 23वीं एनिवर्सरी में अपनी टीम के मैक्सिमम साथियों को बिठाइए और आज की मीटिंग में एक संकल्प लेके जाइए कि मैं अकेला नहीं आऊंगा, कम से कम 2 लोगों को पकड़ के लाऊंगा। अगर आपने एक टिकट ली है तो आज आपका टारगेट है इस मीटिंग के बाद कि मैं 2 लोगों को पकड़ के लाऊंगा, एक मेरी ए लेग से, एक मेरी बी लेग से। सर ये 2 लोगों से चलता है और 2 लोगों को साथ में जरूर लेके आना। टिकट नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, ये सब बहाने हैं सर। जिंदगी में या तो कामयाबी रहेगी या बहाना रहेगा सर, डिसाइड आपको करना है। और सर दुनिया में है ना, जो कभी करता है कभी नहीं करता, उसके साथ काम नहीं करते हैं लोग। जो ट्यूबलाइट बिन्नू सर लब जब करती है ना, बच्चा भी बोलता है पापा बुझा दो,
हेलो, या तो जलो या बुझ जाओ सर, और ये जलने का मौका है, ये अवसर है कुछ बड़ा करने का। अगर 6 लगाना चाहते हो ना तो क्रीज से बाहर निकलिए, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता। सर एनिवर्सरी एक्चुअल में क्या है पता है? 365 दिन में जो आपने सीखा है ना, उसका प्रमाण देने का वक्त है सर। एनिवर्सरी आपकी योग्यता को दिखाने का वक्त है। एनिवर्सरी ऐसा मौका है आपकी स्किल को बाहर निकालने का, आपकी टीम के साइज को बढ़ाने का, आपकी टीम में लीडर पैदा करने का, और आपकी टीम में बड़े नेटवर्क बनाने का एक मौका है, एक जरिया है, एक अवसर है। सर थोड़ा सोचिए, 200-250 लोगों की एक जगह में जब हम प्रोग्राम करते हैं, वहां कुछ लोगों को ऊर्जा मिलती है, तो जहां 25,000 लोग होंगे, सारे कोर लीडर होंगे, कंपनी पूरी होगी, टीसी छाबड़ा जी होंगे, रूबी, स्टार रूबी, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड का वो जुनून वहां होगा, उत्साह होगा सर, किसी भी आम इंसान के जीवन में बड़ी कामयाबी का बीज बन सकता है। सर आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को 27वीं एनिवर्सरी में बिठाइए। टिकट नहीं मिले तो बाहर भी घूम के आएगा ना। देखिए, युद्ध क्षेत्र के कोई बाहर भी घूम के आता है ना, उसमें जोश पैदा होता है, जुनून पैदा होता है, आग पैदा होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। 27 तारीख को मिलते हैं सर दिल्ली के बड़े मंच पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर, वाह वाह वाह, क्या बात है सर, रियली रियली ग्रेट सर, ग्रेट वेट सर। सर ने क्या बताऊं, केवल 20 मिनट का अंदर से 20 मिनट का अंदर अंदर में कितना बात बोला, मतलब कितना तेज, कितना फास्ट ही वाज स्पीकिंग, रियली ग्रेट सर। आपने क्या बताऊं, पॉइंट बाय पॉइंट एवरीथिंग यू हैव सेड। एक्चुअली हमारा आज का टाइम थोड़ा कम हो गया लगता है, जो आपको टाइम मिला है वो बहुत कम हो गया, ठीक है। एनीवे, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ऐसा फासला लेना है अपना इस साल का एनिवर्सरी में। सर ने बोला कम से कम एक एक बंदा को, आपका ए लेग और बी लेग से एक एक। मैं अभी छोटा सा कमेंट में देना चाहता हूँ, एक एक थोड़ा कम होगा, कम से कम नहीं, अभी दो दो तक कर जो हो गया सर, अभी तक जो हो गया उनको एक एक करना है। यस यस, उसमें से कम एक एक, क्योंकि सर ने करेक्ट बोला, जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम देखने के बाद, वो मुगल के बाद में लोग डिसीजन लेगा, दैट विल बी बोनस फॉर यू। मैं भी ऐसा एक एनिवर्सरी देखने के बाद मैं भी सोचा, यस ऐसा एक एक मेरे को भी उधर से सम्मान लेना है। जैसे जैसे आप जो नया बंदा को लेके आएगा, वो डिसीजन लेके जाएगा, यस मैं भी अगले साल का एनिवर्सरी में इससे सम्मान ले लूंगा। ठीक है ना सर? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ सर, एक मैंने फिल्म देखी थी सर, पुष्पा उसका नाम था। उसमें एक हीरो था सर, वो बार बार एक ही बात बोलता था, अब मैं साला रुकेगा नहीं, अब मैं साला झुकेगा नहीं। तो सर लीडर वो होता है हर काल में, हर परिस्थिति में, हर माहौल में जो रिकॉर्ड तोड़ता है, उसको लीडरशिप कहते हैं सर। जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं वो यस लिखेंगे, और जो जूम पे जुड़े हुए हैं वो हैंड राइज करके यस बोलेंगे, मुस्कुरा के ताली बजाएंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। खेल हो, राजनीति हो, व्यापार हो, जीतता वो नहीं है जो शुरुआत में दौड़ लगाता है, बल्कि रिकॉर्ड वो तोड़ता है जो अंतिम क्षणों में अपना 100% डाल देता है, वो इतिहास के पासा पलट डालता है। अभी हमारे बीच में लगभग 700 लोग हैं। मैं चाहता हूं हैंड राइज कम से कम 200 लोगों का हो जाए, तो मुझे पता चलेगा कि हमारी मीटिंग में लीडर है, और लीडर हमेशा लीड करते हैं, लीडर हमेशा एग्जाम्पल सेट करते हैं, और लीडर हमेशा टारगेट सेट करते हैं, उस टारगेट को हिट भी करते हैं। 200 लोग हो जाए बीनू सर, तो एक बार सबको अनम्यूट करके ताली बजा देना। ऑलरेडी यस और हैंड राइज हो गया सर। 200 लोग कम से कम चाहिए सर। हाँ सर, उससे ज्यादा हो गया सर, यस भी है, हैंड राइज भी है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए, थोड़ा मुझे भी पावर मिल जाए। सब लोग जय हर श्याम बोलिए, यस आई कैन डू बोलिए सर। एक बार सब लोग, सबको एक बार अनम्यूट करने का ऑप्शन दीजिए सर, अपने आप को अनम्यूट कर Yes, you can do it. Yes, yes, sir.